हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बिग डेटा यूनिट 4 और आपका पूरा यूनिट 4 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो अगर आप मेरा लेक्चर देखते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आता है। आपने प्रूफ देखा कि अभी जो है कल हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्जाम, एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आया था। जो बताया था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, उप्स हो गया, ITCS हो गया, सारा का सारा क्वेश्चन क्लास से ही आया था। और इसी प्रकार से आप देखेंगे परसों आपका एग्जाम होने वाला वेबटेक का, तो भी आपका पूरा लेक्चर हो गया है। तो इसमें भी एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। अगर देखिए यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ मोंगो डीबी क्या होता है, इसका फीचर और इसका डेटा टाइप्स क्या होता है, स्केला क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है। अगर देखिए तीसरा क्वेश्चन स्पार्क क्या होता है, स्पार्क कैसे यहाँ पर इंस्टॉल होता है और इसका फीचर क्या है। अगर देखिए नो एसक्यूएल डेटा बेस क्या होता है, नो एसक्यूएल डेटा बेस का यहाँ पे डेटा टाइप क्या होता है, मतलब यहाँ पे नो एसक्यूएल का टाइप क्या होता है। अब ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है प्रीवियस एग्जाम में ये सब आए हुए हैं कि यहाँ मोंगोडीबी क्या होता है, स्केला क्या होता है, स्पार्क क्या होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया कि आप नो एसक्यूएल क्या होता है। तो नो एसक्यूएल का मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल। नो एसक्यूएल क्या होता है, यह होता है नॉन टेबुलर डेटाबेस, यानी कि जिस प्रकार से आपके यहाँ पे MP3 हो गया, DD हो गया, AD हो गया, तो इन्हीं को बोला जाता है नॉन टेबुलर डेटाबेस। यानी कि जो आपका डेटा इसमें स्टोर होता है वो एक टेबल के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में यहाँ जो रो होता है, कॉलम होता है, तो इसके रूप में डेटा स्टोर नहीं होता है। तो इसे बोला जाता है नो एसक्यूएल। इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्केलेबिलिटी, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्केलेबिलिटी होता है, यानी कि यह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है और जिसकी सहायता से आप जो है लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब देखिए जब यहाँ पे नो एसक्यूएल नहीं आया था तो डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कास्ट लगता था, यानी कि इतना ज़्यादा कास्ट लगता था कि यहाँ पे टाइम जो है और जो है कास्ट जो है बहुत ही ज़्यादा लगता था। लेकिन जैसे यहाँ पे नो एसक्यूएल आया, अभी आप यहाँ डायग्राम देखेंगे, डायग्राम देखिए, जैसे यहाँ पे आ गया नो एसक्यूएल तो बहुत ही बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने में यहाँ पे कास्ट लगती थी वो बहुत ही कम लगती थी। ठीक, अब वही देखिए सारा चीज़ यहाँ लिखा गया है। नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, नॉट ओनली एसक्यूएल होता है, नॉन टेबुलर डेटाबेस होता है। और इसमें जो है यहाँ देखिए दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबल स्कीमा एंड स्केल इजली विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड द हाई यूजर लोड, यानी कि इसमें क्या होता है कि अपने आप को जो है इंक्रीज कर लेगा, जिससे बहुत ही डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाता है और बहुत ही कम पैसा लगता है, बहुत ही कम कास्ट लगता है। इसमें क्या होता है, नो एसक्यूएल में होती है हाई अवेलेबिलिटी, यानी कि एक डेटा की कॉपी कई जगह यहाँ पे स्टोर होती है, एक डेटा की कॉपी कई जगह स्टोर होती है, ताकि कहीं भी अगर डेटा का लॉस होता है तो आसान तरीके से आप उसका जो कॉपी होता है उसके कॉपी को आप प्राप्त कर सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे लॉस्ट नहीं होगा। जब भी डेटा की डिमांड होगी, जब भी डेटा की डिमांड यहाँ पे होती है तो आसान तरीके से आप यहाँ पे डेटा को अवेलेबल या फिर प्राप्त कर सकते हो। तो उसे बोला जाता है नो एसक्यूएल। अब आगे देखिए, ये यहाँ देखिए द डेटा कम इन ऑल शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक। ठीक, ये आपका हो गया। और यहाँ देखिए द मेन टाइप्स आर डॉक्यूमेंट, की वैल्यू, वाइट कॉलम एंड द ग्राफ। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए नो एसक्यूएल का एडवांटेज क्या होता है। यहाँ देखिए जो आपका होता है नो एसक्यूएल ये बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल होती है, यानी कि उसकी होती है स्केलेबिलिटी होती है। अब यहाँ देखिए एडवांटेज ऑफ दी नो एसक्यूएल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो सारा पॉइंट अपने एग्जाम में लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि आप जो होता है नो एसक्यूएल ये बहुत ही ज़्यादा स्केलेबिलिटी होती है, यानी कि हाईली स्केलेबिलिटी होती है। स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है, ये अपने आप को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना, तो इसे बोला जाता है स्केलेबिलिटी। तो जो होता है नो एसक्यूएल ये अपने आप को इंक्रीज कर लेता है और जिसकी सहायता से लार्ज अमाउंट डेटा को आसान तरीके से स्टोर किया जा सकता है, यानी कि यह अपने आप को इंक्रीज कर लेगा जिसकी सहायता से बड़े बड़े डेटा को, लार्ज अमाउंट डेटा को आसान तरीके से स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है नो एसक्यूएल क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी होती है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो होता है स्केलिंग होता है, स्केलिंग होता है दो प्रकार का, पहला आपका होता है वर्टिकल स्केलिंग और दूसरा आपका होता है हॉरिजेंटल स्केलिंग होता है। अब जो होता है वर्टिकल स्केलिंग इसको आसान तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, जबकि हॉरिजेंटल स्केलिंग को आसान तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हॉरिजेंटल स्केलिंग जैसे कि इसमें आता है मोंगोडीबी हो गया और यहाँ पे कैसेंड्रा हो गया।
अब यहाँ देखिए, अभी आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ जो मोंगोडीबी होता है इसकी सहायता से आप यहाँ पे लार्ज अमाउंट डेटा को आसान तरीके से स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, नो एसक्यूएल जो होता है बड़े बड़े डेटा को हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्केलेबिलिटी होती है और यहाँ पे आसान तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, दूसरा पॉइंट है कि यहाँ जो होता है नो एसक्यूएल, ये बहुत ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि जब यहाँ पे डेटा की डिमांड होगी तो डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कहने मतलब क्या हुआ कि एक ही डेटा की कॉपी कई जगह स्टोर होती है, एक ही डेटा की कॉपी कई जगह स्टोर होती है, ताकि मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे डेटा लॉस हो गया तो आप यहाँ से आप डेटा को अचीव या फिर डिमांड कर सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है जो आपका होता है नो एसक्यूएल, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली अवेलेबिलिटी होती है और यहाँ पे हाईली स्केलेबिलिटी होती है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए नो एसक्यूएल का डिसएडवांटेज क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि क्या होता है, नैरो फोकस होता है, यानी कि इसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन जिसकी फंक्शनैलिटी होती है, फंक्शनैलिटी ये बहुत ही कम होती है। और यहाँ देखिए नो एसक्यूएल का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही कम होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो होता है रिलेशनल डेटाबेस, इसका यूज किया जाता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में, लेकिन नो एसक्यूएल का यूज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही कम होती है। अब यहाँ देखिए, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसके डिसएडवांटेज में कि यहाँ पे नो एसक्यूएल क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, और नो एसक्यूएल में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, और जिसकी होती है डॉक्यूमेंट साइज बहुत ही बड़ी होती है। सो दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ दी नो एसक्यूएल। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए टाइप ऑफ दी नो एसक्यूएल। पहला टाइप है डॉक्यूमेंट डेटाबेस, की वैल्यू डेटाबेस, तीसरा है वाइड कॉलम स्टोर, चौथा है ग्राफ डेटाबेस। अब यहाँ देखिए पहला डॉक्यूमेंट डेटाबेस, तो जिस प्रकार से जेसोन यानी कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का यहाँ पे डेटा होता है, डेटा एक प्रकार से यहाँ पे डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है, तो उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट डेटाबेस का यहाँ डेटा होता है वह भी एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है। जिस प्रकार से जावास्क्रिप्ट नोटेशन का डेटा एक डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है, तो उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट डेटाबेस का जो डेटा होता है वह भी डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है। अब इसके डॉक्यूमेंट में क्या होते हैं, फील्ड होता है वैल्यू, यानी कि फील्ड और वैल्यू के जो यहाँ पेयर होते हैं ये डॉक्यूमेंट में होते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू हो गया स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए दूसरा टाइप की वैल्यू डेटाबेस, इसमें क्या होता है, यह भी एक प्रकार का डेटाबेस होता है जिसमें यहाँ पे की होता है और क्या होता है, वैल्यू होता है। अब यहाँ देखिए तीसरा वाइड कॉलम स्टोर, ये क्या होता है, यह एक प्रकार का ऐसा नो एसक्यूएल टाइप है जिसमें डेटा एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होती है, यानी एक रो और यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर होती है, तो उसे बोला जाता है वाइड कॉलम स्टोर। यहाँ पे टाइप होता है किसका, नो एसक्यूएल का। अब यहाँ देखिए चौथा टाइप ग्राफ डेटाबेस, इसमें डेटा स्टोर होता है नोड में और यहाँ पे एज में। अब जो यहाँ होता है एज होता है, एज या जो एज होता है यह नोड के बीच में जो यहाँ होता है रिलेशनशिप, उसके बारे में बताता है कौन, एज बताता है। सो दीज आर दी टाइप ऑफ दी नो एसक्यूएल। पहला आपका हो गया डॉक्यूमेंट डेटाबेस, की वैल्यू डेटाबेस, तीसरा आपका हो गया वाइड कॉलम स्टोर हो गया, और चौथा आपका हो गया ग्राफ डेटाबेस। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए नो एसक्यूएल और यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस का फीचर क्या होता है। तो नो एसक्यूएल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है, मतलब बहुत ही हाई होती है, और रिलेशनल डेटाबेस की परफॉर्मेंस बहुत ही कम होती है। नो एसक्यूएल की रिलेबिलिटी बहुत ही पुअर होती है, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस की यहाँ जो रिलेबिलिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है। नो एसक्यूएल में यहाँ जो होती है अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, और यहाँ भी बहुत ही अच्छी होती है। और देखिए यहाँ जो दिया गया अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि एक ही डेटा कई जगह स्टोर होती है, यानी कि एक ही डेटा की कॉपी कई जगह होती है, ताकि मान लीजिए अगर कहीं भी अगर डेटा क्लास होता है तो आसान तरीके से उसको यहाँ पे रिकवर किया जा सकता है, या फिर डेटा का डिमांड हो सकता है। अब यहाँ देखिए नो एसक्यूएल की कॉन्सिस्टेंसी बहुत ही पुअर होती है, क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है, ठीक, और जो होता है रिलेशनल डेटाबेस की बहुत ही अच्छी होती है। अब आगे देखिए, आगे आप लिखेंगे कि यहाँ जो होता है नो एसक्यूएल, इसका जो होता है डेटा स्टोरेज, इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन यह जो होता है रिलेशनल डेटाबेस, इसका होता है मिनिमम साइज यानी कि मीडियम साइज ऑफ दी डेटा। और यहाँ देखिए नो एसक्यूएल में होता है स्केलेबिलिटी, यानी कि बहुत ही तेज़ी से अपने आप को यह इंक्रीज कर लेगा, अपना जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज होती है, इस डॉक्यूमेंट साइज को बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज कर लेगा, जिसकी सहायता से बड़े बड़े डेटा को आसान तरीके से स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जहाँ होता है ये, यहाँ देखिए यहाँ जो होता है रिलेशनल डेटाबेस होता है, इसकी जो होती है स्केलेबिलिटी इसमें भी हाई होती है, लेकिन आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, यानी यहाँ पे कास्ट लगेगा, तब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साइज़ को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया
नो एसक्यूएल और यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस का फीचर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए नो एसक्यूएल का यूज कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो देखिए जब यहाँ पे डेटा बहुत ही लार्ज साइज में होती है तो इसको स्टोर करने में, और यहाँ पे डेटा को रिट्राइव करने में, यानी कि लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर करने के लिए और यहाँ पे लार्ज अमाउंट के डेटा को रिट्राइव करने के लिए नो एसक्यूएल का यूज किया जाता है। लार्ज अमाउंट या फिर ह्यूज अमाउंट के डेटा को यहाँ पे हैंडल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, नो एसक्यूएल का यूज किया जाता है। और यहाँ देखिए अगर यहाँ पे डेटा का होता है रिलेशनशिप, अगर यहाँ पे डेटा का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तब यहाँ पे यूज किया जाता है नो एसक्यूएल का। लेकिन अगर यहाँ पे डेटा का रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तब यहाँ पे यूज किया जाता है एसक्यूएल का। नोट करिएगा, एसक्यूएल का। अगर यहाँ पे डेटा का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तब यहाँ पे यूज किया जाता है एसक्यूएल का। लेकिन अगर यहाँ पे डेटा का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं होता है तब यहाँ पे यूज किया जाता है नो एसक्यूएल का। बड़े बड़े डेटा को आसान तरीके से नो एसक्यूएल की सहायता से हैंडल किया जा सकता है, तब यहाँ पे नो एसक्यूएल का यूज किया जाता है। इसकी जो होती है स्केलेबिलिटी, यानी कि अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो साइज है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करनी होती है, तब यहाँ पे यूज किया जाता है नो एसक्यूएल का। और अगर यहाँ पे ज्वाइन की अगर आपको सपोर्ट करना हुआ तब यहाँ पे आप यूज करोगे नो एसक्यूएल का। अब ज्वाइन क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द डीबीएमएस। ठीक, अब आगे देखिए, और यहाँ लिखेंगे कि अगर यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तब यहाँ पे यूज किया जाता है नो एसक्यूएल का। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोंगोडीबी क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो देखिए इसकी सहायता से भी बड़े बड़े डेटा को, यानी कि लार्ज अमाउंट के डेटा को आसान तरीके से स्टोर किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ देखिए मोंगोडीबी क्या होता है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल होता है और यह भी हाई वॉल्यूम के डेटा को आसान तरीके से स्टोर करता है। मोंगोडीबी लिखा होता है C++ में, और यह मतलब जो आपका मोंगोडीबी होता है यह भी जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की तरह काम करता है। मोंगोडीबी की सहायता से आप आसान तरीके से मल्टीपल डेटाबेस को या फिर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो, यानी कि इसकी सहायता से कई सारे डेटाबेस को, डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जा सकता है। अब इसके डॉक्यूमेंट में शामिल होते हैं की के और वैल्यू के पेयर यहाँ पे शामिल होते हैं। अब यहाँ देखिए मोंगोडीबी यह जो है प्रोग्रामर को परमिशन देता है कि भाई तुम अपना केवल यहाँ फोकस करो प्रोग्रामिंग में। फिर से सुनिए, मोंगोडीबी बोलता है किसको, प्रोग्रामर को, कि देखो भाई तुम अपना केवल यहाँ पे प्रोग्रामिंग काम करो, यानी कि यह डेवलपर को बोलता है तुम्हारा फोकस केवल होना चाहिए प्रोग्रामिंग में, यानी कि एप्लीकेशन के प्रोग्रामिंग में तुम अपना केवल फोकस करो। क्योंकि मोंगोडीबी में स्केलिंग जो होती है ऑटोमेटिक होती है। ये बोलता है तुम यहाँ पे प्रोग्रामिंग पे फोकस करो, स्केलिंग पे फोकस मत करो, क्योंकि मोंगोडीबी में जो होता है ऑटोमेटिक स्केलिंग होता है, यानी आसान तरीके से डॉक्यूमेंट की साइज को इंक्रीज किया जा सकता है। तो देखिए यह जो है प्रोवाइड करता है हाई परफॉर्मेंस, हाई अवेलेबिलिटी, यानी कि एक ही डेटा कई जगह स्टोर होती है। जब यहाँ पे डेटा की नीड हुई तो आसान तरीके से उस डेटा को यहाँ पे रिकवर किया जा सकता है। देखिए इसका फीचर दिया गया है, यह जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी होता है, यानी आसान तरीके से डेटा को चेंज किया जा सकता है। स्केलेबिलिटी होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट की साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना। शेडिंग होता है डेटा रिप्लिकेशन एंड दी रिकवरी, यानी कि एक ही डेटा कई जगह स्टोर होती है। हाई परफॉर्मेंस एंड स्पीड, यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत ही तेज होती है। और यहाँ देखिए कंपेटेबल विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक रबी एंड द पाइथन। सो दीज आर दी फीचर ऑफ दी मोंगोडीबी। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए मोंगोडीबी डेटा टाइप क्या होता है। देखिए मोंगोडीबी डेटा टाइप में आता है स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, डबल, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, डेट। अब यहाँ देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, जब यहाँ पे नेम के वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पे आशुतोष हो गया, आकाश हो गया, राम हो गया, शाम हो गया, तो क्या है एक प्रकार का यहाँ पे नेम वैल्यू है या फिर नेमिक डेटा है, तब आप यहाँ पे यूज करते हो स्ट्रिंग का, यानी कि नेमिक वैल्यू या फिर नेम के डेटा को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए दूसरा आपका होता है डेटा टाइप इंटीजर। इसका यूज किया जाता है न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और ये जो है होता है 32 बिट का या फिर 64 बिट का होता है, तो यह जो है डिपेंड करता है आपके सर्वर के ऊपर। अब आगे देखिए बूलियन क्या होता है, जब यहाँ पे कंडीशन होती है ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है तब आप यहाँ पे यूज करते हो बूलियन का। डबल क्या होता है, जब यहाँ पे डेटा होते हैं फ्लोटिंग ग्रुप में, जैसे कि 1.2 3.2 1.5, ठीक, इस पॉइंट में, तब आप यहाँ पे यूज करते हो डबल का। जब यहाँ पे एलिमेंट होती है लोवेस्ट के लिए या फिर हाईएस्ट के लिए, तब यहाँ पे यूज होता है मिनिमम एंड दी मैक्स की डेटा टाइप का। एरे क्या होता है, आप यहाँ पे यूज करते हो
इस टाइप में, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का। तो इसमें जितने सारे वैल्यू होते हैं, यानी कि मल्टीपल वैल्यू एक सिंगल की में स्टोर होते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए एरे का एग्जांपल आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ क्या है, मल्टीपल वैल्यू है, लेकिन ये मल्टीपल वैल्यू एक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होती है, स्टोर होती है। तो यहाँ ये हमारा हो गया एरे डेटा टाइप हो गया। अब आगे देखिए, आगे आपका है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, इसका यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को इम्बेड करने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट को जोड़ने के लिए। अब यहाँ देखिए, जब आपका यहाँ पे वैल्यू आता है नल के रूप में, तब आप यहाँ पे यूज करते हो नल डेटा टाइप का। अब यहाँ पे अगला दिया गया है डेट। दिस डेटा टाइप स्टोर द करंट डेट या फिर टाइम इन यूनिक्स टाइम फॉर्मेट। सो दीज आर दी मोंगो डीबी डेटा टाइप। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एसक्यूएल में और यहाँ पे मोंगो डीपी में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे होता है एसक्यूएल होता है, इसमें क्या होता है, डेटाबेस होता है। तो एसक्यूएल में यहाँ पे डेटाबेस होता है, इसमें भी बोला जाता है डेटाबेस, यानी कि मोंगो डीपी में भी बोला जाता है डेटाबेस बोला जाता है। लेकिन एसक्यूएल में जो यहाँ पे टेबल होता है, उस टेबल को मोंगो डीपी में कलेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कलेक्शन बोला जाता है। और यहाँ देखिए, मोंगो डीपी की सहायता से आप यहाँ पे कई सारे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। तो इन्हें बोला जाता है, यहाँ पे टेबल होता है, एक सेकंड, यहाँ पे होता है एसक्यूएल टेबल। इस एसक्यूएल टेबल को मोंगो डीपी में बोला जाता है क्या, कलेक्शन बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, एसक्यूएल में बोला जाता है रो बोला जाता है, और यहाँ पे मोंगो डीपी में बोला जाता है क्या, डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे मोंगो डीपी में यूज करते हैं डॉक्यूमेंट बी सोन, यानी कि बाइनरी के रूप में। अब यहाँ देखिए, एसक्यूएल में कॉलम यहाँ पे होता है, टेबल में यहाँ रो होता है और यहाँ पे कॉलम होता है। तो एसक्यूएल में बोला जाता है रो, और यहाँ पे मोंगो डीपी में बोला जाता है क्या, डॉक्यूमेंट बोला जाता है। अब एसक्यूएल में यहाँ पे टेबल में होता है, कॉलम होता है, तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, लेकिन मोंगो डीपी में क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। सो दीज आर दी डिफरेंट बिटवीन दी एसक्यूएल एंड दी मोंगो कंसेप्ट आर टर्म। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे स्पार्क क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो जब भी कोई पूछता है कि बताओ भाई स्पार्क क्या होता है, तो आप जवाब देंगे स्पार्क जो है डेटा प्रोसेसिंग होता है, यानी कि स्पार्क की सहायता से बड़े बड़े डेटा को, यानी कि लार्ज अमाउंट के डेटा को आसान तरीके से प्रोसेस किया जाता है। ठीक, तो स्पार्क क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, और यह जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। यानी स्पार्क ने जिस डेटा को प्रोसेस कर दिया, वही डेटा कई जगह स्टोर होती है, कई जगह स्टोर होती है, ताकि कहीं भी अगर डेटा क्लास होता है तो आसान तरीके से उसकी डिमांड को पूरा किया जा सकता है। यानी कि जिसने मतलब यहाँ जो स्पार्क होता है, इसने जिस डेटा को यहाँ प्रोसेस किया, तो उसकी कॉपी जो है कई जगह होती है बस। अब यहाँ देखिए, स्पार्क जो है क्वेरी के एग्जीक्यूशन को ऑप्टिमाइज करके क्वेरी को फास्ट बनाता है। स्पार्क क्या होता है, स्पार्क इज ए फास्ट एंड द जनरल इंजन फॉर लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि बड़े बड़े स्केल में यहाँ पे डेटा का प्रोसेस होता है, वो कौन करता है, स्पार्क करता है। अब यहाँ देखिए इसका यहाँ पे डायग्राम, डिस्क रीड, फिर यहाँ पे आ गया आइट्रेशन आ गया, फिर यहाँ पे डिस्क राइट, फिर यहाँ बन गया डिस्क, फिर आप यहाँ पे रीड करेंगे, फिर यहाँ पे आइट्रेशन, फिर यहाँ पे डिस्क राइट। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया स्पार्क का, तो यहाँ देखिए डिस्क रीड, फिर यहाँ पे आइट्रेशन के बाद यहाँ पे राइट नहीं हुआ, तुरंत आ गया मेमोरी, फिर यहाँ देखिए आइट्रेशन 2, फिर यहाँ पे आ गया मेमोरी आ गया, फिर यहाँ पे डिस्क राइट। यानी कि इसकी सहायता से बड़े बड़े डेटा को आसान तरीके से क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। स्पार्क की सहायता से बड़े बड़े डेटा को आसान तरीके से प्रोसेस किया जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन ऑफ द स्पार्क। तो आप लिखेंगे स्पार्क का यूज किया जाता है मशीन लर्निंग में, यानी जो यहाँ पे स्पार्क होता है यह जो है मशीन लर्निंग के साथ क्या होता है, स्केलेबल होता है, इक्विप्ड होता है, जिसे बोला जाता है यम लिब बोला जाता है। यहाँ देखिए, जिसे यहाँ पे यम लिब बोला जाता है, यानी कि मशीन लर्निंग लाइब्रेरी बोला जाता है। और जो परफॉर्म करता है एडवांस एनालिटिक्स को, जैसे कि आपका हो गया क्लस्टरिंग हो गया। अब बताइए क्लस्टरिंग क्या होता है, कई सारे कंप्यूटर का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो यहाँ पे एक साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है क्लस्टरिंग बोला जाता है। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन फॉग कंप्यूटिंग, यानी कि स्पार्क का यूज़ किया जाता है फॉग कंप्यूटिंग में, जिसे यहाँ पे फॉग नेटवर्किंग या फिर फॉगिंग बोला जाता है। और यह जो है डेटा को या फिर स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे डेटा कई जगह स्टोर होती है, जब यहाँ पे डेटा कई जगह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसे बोला जाता है डेटा का डिसेंट्रलाइज करना। अगर यहाँ पे डेटा एक जगह स्टोर है, अगर यहाँ पे डेटा को एक जगह स्टोर किया जा रहा है, यानी कि उसे बोला जाता है सेंट्रलाइज डेटा। तो यहाँ देखिए फॉग कंप्यूटिंग का यूज़ किया जाता है किसके लिए, डेटा को, स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करना, किसके बीच में, क्लाउड के बीच में और यहाँ पे डिवाइस के बीच में, एंड दैट प्रोड्यूस डेटा, और उसके बाद यहाँ पे डेटा को प्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है फॉग कंप्यूटिंग, जिसका उपयोग किया जाता है स्पार्क का। तो यहाँ पे स्पार्क का यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए प्रोसेसिंग स्ट्रीमिंग डेटा क्या होता है।
अब यहाँ देखिए प्रोसेसिंग स्ट्रीमिंग डेटा, तो जो डेटा यहाँ पे आ रही है, जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब खोलते हो तो जो यहाँ पे क्या होती है, मतलब यहाँ पे लाइव जो है डेटा आ रही होती है। तो जब यहाँ पे डेटा लाइव आ रही होती है, यानी कि एक स्ट्रीमिंग में डेटा यहाँ पे आ रही होती है, तो साथ ही साथ आप यहाँ पे डेटा को प्रोसेस करते हो, तो उसे बोला जाता है प्रोसेसिंग स्ट्रीमिंग डेटा। यानी कि यहाँ पे डेटा आ भी रही है और साथ ही साथ यहाँ पे इसका प्रोसेस भी हो रहा है। तो यहाँ पे यूज होता है किसका, स्पार्क का यूज होता है। अब यहाँ देखिए स्ट्रीम प्रोसेसिंग यदि प्रोसेस ऑफ द डेटा इन मोशन, यानी कि यहाँ पे डेटा एक प्रकार का मूवमेंट ग्रुप में आती है और उसको आसान तरीके से प्रोसेस किया जाता है। इसका एग्जांपल लिख लीजिए यूट्यूब का। अगर जब भी आप यहाँ प्राइवेट चालू करते हो, स्ट्रीमिंग चालू करते हो, चाहे गेम का हो गया, चाहे आप टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे जैसे आप डेटा आ भी रही है और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोसेस भी हो रही है, तो आप यहाँ पे यूज़ करते हो किसका, स्पार्क का। अब यहाँ देखिए मोस्ट पॉपुलर कंपनीज यहाँ पे स्पार्क का यूज़ करती हैं, किसमें, अगर में हो गया और यहाँ पे पिंटरेस्ट हो गया ऐसे। तो यहाँ पे जो अगर होता है, जैसे कि आप हो गया एवर यूज करता है किसका, कैफा का, स्पार्क स्ट्रीमिंग, DFC फॉर बिल्डिंग कंटिन्यू ETL पाइपलाइन, और दूसरा आपका हो गया पिंटरेस्ट। सो दीज आर दी स्पार्क एप्लीकेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए स्पार्क जो है कैसे यार्न पे रन करता है, कैसे काम करता है। तो स्पार्क क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, और इसकी प्रोसेसिंग डेटा कई जगह क्या होती है, स्टोर होती है। तो यहाँ देखिए स्पार्क इज इन मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग इंजन एंड यार्न इज ए क्लस्टर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। स्पार्क जो प्रोवाइड करता है दो मोड, पहला आपका होता है यार्न क्लाइंट मोड और दूसरा आपका होता है यार्न क्लस्टर मोड। अब यहाँ देखिए यार्न क्लाइंट मोड क्या होता है, इसमें जो होता है, एक सेकंड, यहाँ देखिए यार्न क्लाइंट मोड, इसमें जो ड्राइवर होता है यह जो है रन करता है किस पे, क्लाइंट पे रन करता है। अब यहाँ देखिए यार्न क्लस्टर मोड, इसमें जो होता है ड्राइवर होता है यह जो है रन करता है किस पे, क्लस्टर पे। अब यहाँ देखिए क्लाइंट मोड का यूज़ किया जाता है स्पार्क के प्रोग्राम को बिल्डअप करने के लिए, जिसकी सहायता से जो यहाँ होता है डिबग होता है, जो यहाँ होता है एरर होता है, वो आसान तरीके से यहाँ पे विजिबल हो जाता है। अब यहाँ देखिए यार्न क्लस्टर मोड, इसमें जो ड्राइवर होता है वह जो रन करता है किस पे, क्लस्टर पे रन करता है, और इसका यूज़ किया जाता है यार्न के एप्लीकेशन मास्टर में। अब यहाँ देखिए यार्न क्या होता है, इसका इमेज क्या है, इसका डायग्राम क्या है, मैं पीछे आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ देखिए यार्न क्लस्टर मोड इज एप्रोप्रिएट फॉर प्रोडक्शन जॉब, यानी कि यह जो है जॉब को प्रोटेक्ट करता है। मैं बहुत ही डीप के साथ बता रहा हूँ पीछे, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा उसको। अब यहाँ देखिए यार्न क्लस्टर मोड क्या होता है, विल आल्सो रिट्रीव दी एप्लीकेशन इफ द एप्लीकेशन मास्टर फेल। अगर यहाँ पे मास्टर फेल हो जाता है तो आप फिर से जो है एप्लीकेशन को आप यहाँ पे क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो। सो दिस इज दी यार्न क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर जो होता है कई सारे ग्रुप का यहाँ पे एक मतलब कई सारे कंप्यूटर का ग्रुप होता है और सारे कंप्यूटर जो है एक साथ वर्क करते हैं। तो ये आपका हो गया वर्किंग ऑफ द स्पार्क ऑन दी यार्न। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि यहाँ पे स्पार्क को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए होते हैं 4 स्टेप। पहला आपका होता है कि आप सबसे पहले जावा को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद स्केला को इंस्टॉल करते हो, और स्केला को इंस्टॉल करने के बाद आप तीसरे स्टेप में अपाची स्पार्क को डाउनलोड करते हो, और डाउनलोड करने के बाद इसको स्पार्क को अब आप चौथे स्टेप में इसको इंस्टॉल करते हो। तो आपका चौथा स्टेप होता है, इसमें हम क्या करते हैं, स्पार्क को इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे आपके यहाँ पे स्पार्क इंस्टॉल हो जाता है तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कांग्रेट्स यू कैन यूज द स्पार्क फॉर प्रोसेसिंग द बिग डेटा प्रॉब्लम। तो ये आपका हो गया इंस्टॉलेशन ऑफ द स्पार्क। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पे स्केला क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो जब हम लोग यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग को और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मिलाते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, स्केला बोला जाता है। फिर से सुनिए, जब हम लोग यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग को और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो उसे बोला जाता है क्या, स्केला बोला जाता है। तो यहाँ देखिए स्केला क्या होता है, स्केला एक प्रकार का जनरल पर्पज, यहाँ देखिए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो यहाँ पे सपोर्ट करता है किसको, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ देखिए स्केला का यूज़ किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने में, और यहाँ पे जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, यानी कि एक ही चीज़ को आप यहाँ पे मल्टीपल जगह पे क्या करना, स्टोर करना, तो उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे स्केला का यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, और यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग में, और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में। तो वेब डेवलपमेंट में, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, और यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग में यूज होता है किसका, स्केला का यूज होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग को और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मिक्सअप करते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, स्केला बोला जाता है। अब आगे देखिए इसका डेटा टाइप। अब यहाँ देखिए स्केला डेटा टाइप, स्केला डेटा टाइप। तो पहला आपका है, आप लिखेंगे यहाँ पे
बाइट, यहाँ पे 8 बिट का यहाँ पे वैल्यू साइन होती है, और दूसरा आपका होता है 60 होता है, यहाँ पे 16 बिट का वैल्यू यहाँ पे साइन होता है, और तीसरा आपका होता है इंटीजर, यहाँ पे होता है 32 बिट का यहाँ पे वैल्यू साइन होता है। चौथा देखिए 16 बिट का, ये आपका है लॉन्ग है, लॉन्ग स्केला डेटा टाइप, तो यहाँ पे 64 बिट का डेटा यहाँ पे साइन होता है। पांचवा देखिए फ्लोट हो गया, छठवां आपका हो गया डबल हो गया, यहाँ पे 16 बिट का होता है साइन होता है। तो यहाँ देखिए फ्लोट का मतलब क्या होता है, यहाँ दिया गया फ्लोट, इस फ्लोट का मतलब होता है जैसे कि 1.2 हो गया, 3.2 हो गया, 5.6 हो गया, तो क्या हो गया, फ्लोट हो गया। तो जो आप पीछे देखे हो वही सारी चीज़ है इसमें भी। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डबल हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए जो आपने लिखे थे मोंगोडीबी में, मोंगोडीबी डेटा टाइप में, वही सारी चीज़ इसमें भी है। अब यहाँ देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ पे होता है नेम का वैल्यू होता है, तो आप इसकी सहायता से स्टोर करते हो। बूलियन हो गया, देखिए बूलियन हो गया, यूनिट हो गया, नल हो गया, और यहाँ देखिए नथिंग हो गया, एनी हो गया। नथिंग मतलब क्या होता है, दिस सब टाइप ऑफ एवरी अदर टाइप इंक्लूड नो वैल्यू। अब यहाँ देखिए एनी हो गया, और यहाँ पे एनी REF हो गया, यानी कि रेफरेंस डेटा टाइप। दिस सुपर टाइप ऑफ दी एनी रेफरेंस टाइप, ये आपका हो गया एनी REF, एनी हो गया, और यहाँ पे नथिंग हो गया, नल हो गया, और यहाँ देखिए यूनिट हो गया, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया। सो दीज आर दी स्केला डेटा टाइप। तो आज आपका पूरा बिग डेटा यूनिट 4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। तो इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।